हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थेफ्ट। ठीक है, थेफ्ट मीन्स चोरी। चोरी के साथ देखिए, अगर देखा जाए तो कई टॉपिक इंटरकनेक्ट हैं। चोरी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन मीन्स उद्दापन, इसके बाद लूट, रॉबरी और डकैती। ये चारों टॉपिक क्या है, इंटरकनेक्ट हैं, इसीलिए इसको हम थेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम जानेंगे थेफ्ट क्या होता है, आफ्टर दैट उद्दापन, एक्सटॉर्शन, उसके बाद रॉबरी और रॉबरी के बाद डकैती। तो ये चार टॉपिक ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के चैप्टर में दिए गए हैं और ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, इसलिए इसको हम एक के बाद एक सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। तो चोरी वर्ड से आई थिंक हम सभी लोग परिचित होंगे, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। बस हमें इसकी डिफिनीशन जाननी है कि चोरी होती क्या है। क्योंकि टेक्निकल फॉर्म में हमें देखना है लीगल एस्पेक्ट से, तो चोरी की जो डिफिनीशन है ये क्या कह रही है, whoever intending to take dishonestly, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि डिसऑनेस्टली, ठीक है, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्ण आशय से कुछ लेता है। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन, कोई भी ऐसी जंगम संपत्ति जो कि किसी व्यक्ति के पोजेशन में हो, ठीक है, ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, और ऐसे पर्सन की कंसेंट के बिना, उसकी सहमति के बिना, जिसकी क्या है वो पोजेशन में हो, ऐसे व्यक्ति के सहमति के बिना ले लेते हैं। नेक्स्ट, मूव दैट प्रॉपर्टी, और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, हटाता है, क्योंकि जब तक मूव नहीं करेंगे जब तक चोरी का ऑफेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इससे हमने क्या देखा, इसकी जो डिफिनीशन है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से बेईमानी पूर्ण आशय से कोई भी जंगम संपत्ति लेता है या हटाता है और उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, तो वो चोरी करता है। अब इसमें देखिए 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। पहला, डिसऑनेस्टली। हमें देखना ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोरी के ऑफेंस को कंप्लीट होने के लिए 5 एलिमेंट्स फुलफिल होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट मिस है तो थेफ्ट का ऑफेंस कमिट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें पहला जो एलिमेंट निकल के आ रहा है वो क्या है, डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्ण। मूवेबल प्रॉपर्टी, पहला डिसऑनेस्टली इंटेंशन होना चाहिए, मतलब बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी की चोरी करने के लिए। नेक्स्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स जंगम संपत्ति, चल संपत्ति, ठीक है। तो हमेशा चोरी जो है किसी जंगम संपत्ति की हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है पोजेशन। अब यहां पे बेईमानी पूर्ण आशय, जंगम संपत्ति, उसके बाद क्या होना चाहिए, वो किसी ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए जिस व्यक्ति के कब्जे से वो संपत्ति हटाई जाती है। नेक्स्ट है विदाउट कंसेंट, और जिस व्यक्ति के कब्जे में वो संपत्ति है उसकी सहमति के बिना वो संपत्ति हटाई जा रही है। मूव करना मतलब वहां से हटाना। तो 5 एलिमेंट्स निकल के आए, डिसऑनेस्टली, मूवेबल प्रॉपर्टी, पोजेशन, विदाउट कंसेंट और मूव करना, हटाना। अब डिसऑनेस्टली को हम थोड़ा सा डिटेल में समझें। जो डिसऑनेस्टली है ये बेईमानी पूर्ण आशय है, ठीक है। ये
आवश्यक नहीं है कि हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को हटा रहे हैं। अगर हम डिसऑनेस्टली अपनी ही प्रॉपर्टी को हटा रहे हैं किसी के व्यक्ति के कब्जे से, तो वो भी डिसऑनेस्टली माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपनी वॉच दी एक वॉचमैन को रिपेयर करने के लिए। उसके बाद मेरे मन में क्या ख्याल आया कि ये घड़ी तो मेरी है, मैं इसके कब्जे से ले लेता हूं, तो मुझे इसका रिपेयर जो चार्ज आएगा रिपेयरिंग का वो हमें नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बेईमानीपूर्ण आशय से लिया है वहां से। अब यद्यपि मेरी ही वॉच है बट मेरा आशय क्या है, बेईमानीपूर्ण है, इसलिए ये डिसऑनेस्टली हम हटाते हैं तो चोरी करते हैं, ये कहा जाएगा। तो यहाँ पे डिसऑनेस्टली का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी अन्य की अपनी भी प्रॉपर्टी को, अगर वो प्रॉपर्टी किसी अन्य के कब्जे से में है और उसका मूल्य हमें चुकाना है, हम उस मूल्य को चुकाने से बचने के लिए अगर अपनी भी प्रॉपर्टी हटाते हैं तो वो हमारा डिसऑनेस्टली इंटेंशन माना जाएगा। नेक्स्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये हमेशा ध्यान रखिए कि चोरी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी का ही हो सकता है, जंगम संपत्ति की हो सकती है, स्थावर संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती है। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ एक्सप्लेनेशन है अटैच टू अर्थ, अर्थात ऐसी प्रॉपर्टी जो कहीं ना कहीं भूबद्ध है, भूमि से या किसी ऐसे स्थान में फिक्स है जिसको, तो वो उसको जंगम संपत्ति की डिफिनीशन में थेफ्ट के अकॉर्डिंग नहीं लाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उस संपत्ति को, सपोज करिए ये एसी लगा हुआ है, फिक्स है, वॉल में फिक्स है, ठीक है, तो अब ये क्या है, इस समय ये चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती है, इसकी चोरी नहीं की जा सकती है। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति ने इस एसी को क्या किया, वहां से जो नट बोल्ट या जिस तरह से उसमें फिक्स है वॉल में, वो जैसे ही वहां से रिमूव करेगा तो वो चोरी की विषय वस्तु हो जाएगी और उसकी चोरी की जा सकती है। तो ऐसी कोई वस्तु यद्यपि वो चल संपत्ति में आती है लेकिन वो कहीं फिक्स है, फैन है, सीलिंग फैन है, वो क्या है, सीलिंग फैन हमेशा फिक्स होता है। तो ऐसी स्थिति में जब तक उस फैन को वहां से हम रिमूव नहीं करेंगे, जब तक उसको हटा नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो वस्तुएं भूबद्ध हैं, भूमि से इस प्रकार अटैच हैं, तो वो चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही उन्हें हटाया जाता है तो वो चोरी की विषय वस्तु हो जाती हैं। पजेशन, अब कोई वस्तु किसके पजेशन में है, किसके नहीं, हमें ये भी देखना चाहिए। यहाँ पे एक चीज है, सिर्फ ये जो ऑफेंस चोरी का होता है ये पजेशन के अगेंस्ट होता है। जरूरी नहीं है कि उसका टाइटल उसके पास हो। मान लीजिए मैंने अपना मोबाइल किसी व्यक्ति को दिया, ठीक है, यूज करने के लिए। अब उस व्यक्ति से किसी व्यक्ति ने मोबाइल चोरी कर लिया। अब जब उसने केस किया, वो ये नहीं कह सकता साहब ये तो इनका मोबाइल है ही नहीं, ये मेरे ऊपर कैसे केस कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफेंस अगेंस्ट पजेशन है। तो जिस व्यक्ति के पजेशन में कोई वस्तु है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर वहां से ले ली जाती है, वो 5 एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं, तो वो चोरी माना जाएगा। यहाँ पे टाइटल होना अनिवार्य नहीं है। जैसे इसमें एक केस था, एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, उसने एक व्यक्ति के साथ मिलकर क्या किया, कुछ लकड़ी काटने की इजाजत दे दी। तो जो व्यक्ति लकड़ी फॉरेस्ट से काट के ले गया, उसके ऊपर जब केस चलाया गया तो उसने कहा साहब ये तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने हमको इजाजत दी थी ले जाने के लिए, क्योंकि वो उसके कब्जे में थी फॉरेस्ट ऑफिसर के, तो उसने कहा था उसको ले जाने के लिए, इसलिए हम ले जा सकते। तो इसमें कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि वो केवल एक अंडरटेकर था फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, वो संपत्ति क्या है, फॉरेस्ट क्या है, वो सरकार की संपत्ति है, तो उस पे कंसेंट सरकार ही दे सकती है, न कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, क्योंकि वो पजेशन में किसके है, सरकार के। केवल वो एक एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का, फॉरेस्ट ऑफिसर, तो वो उसके पजेशन में नहीं माना जाएगा। विदाउट कंसेंट, बिना किसी सहमति के ली गई हो। अब इसी के सहमत वर्ड यहां पे, जैसे सपोज करिए आप अपने फ्रेंड के घर गए,
हम में से कोई है अपने फ्रेंड के घर गया और फ्रेंड घर में था नहीं, घर के जो अन्य मेंबर थे उन लोगों ने बैठा दिया फ्रेंड के रूम में। काफी देर इंतजार करते रहे, बाद में पता चला कि वो आज नहीं आ पाएगा। तो मुझे एक बुक की जरूरत थी। मैं ये सोचकर कि यहाँ पे हमें इम्प्लाइड कंसेंट है अपने फ्रेंड की, मैं उसकी बुक ले सकता हूँ और मेरा कोई डिसऑनेस्टली इंटेंशन भी नहीं था। मैंने उसकी बुक ले ली और चला गया घर लेके। ये सोचा कि 2-4 दिन बाद जब वो वापस आएगा उसको दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो कंसेंट है ये इम्प्लाइड कंसेंट मानी जाएगी। मतलब मैं अपनी फ्रेंड की बुक लेने के लिए एक इम्प्लाइड कंसेंट हमको मिली हुई है। लेकिन यहीं पे अगर क्या होता है, हमने वो बुक ले ली और हम ये सोच के लिए थे कि 2 दिन बाद मेरा फ्रेंड आ जाएगा तो मैं उसको वापस कर दूंगा। लेकिन बाद में मेरा इरादा बदल गया। मैंने कहा फ्रेंड को तो पता ही नहीं चला बुक मैं ले आया हूं, अब मैं क्यों ना इसको अपने पास रख लूं, उसको बताऊं ना बुक के बारे में, तब ये चोरी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें ये आवश्यक नहीं है जो कंसेंट मिली हो वो एक्सप्रेसली हो, वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, विवक्षित भी हो सकती है। स्पष्ट कंसेंट होना आवश्यक नहीं है। जैसे वही एग्जाम्पल मैंने दिया था कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर ने क्या किया था, कंसेंट दी थी कि हाँ आप लकड़ी काट ले जाइए। तो वहां पे फॉरेस्ट ऑफिसर वहां पे कंसेंट भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो मात्र एक एम्प्लॉई है और वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। वहां पे कंसेंट कौन दे सकता है? गवर्नमेंट दे सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के ही पोजीशन में भी है और गवर्नमेंट ही ऑथराइज है उसकी कंसेंट देने के लिए। हाँ भाई आप लकड़ी ले जा सकते हैं, ना कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर। नेक्स्ट है फाइनल मूव। प्रॉपर्टी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी को लिया गया है डिसऑनेस्टली, ठीक है, उसके बाद उसको क्या कि हटाया भी जाना आवश्यक है। इसमें एक एग्जाम्पल बताता हूं कि एक व्यक्ति ने क्या किया, घर में था, वहां से कुछ प्रॉपर्टी उसने प्रॉपर्टी या ज्वेलरी वगैरह क्या किया कि रखा हुआ था टेबल पे, वहां से उठा के उसने उसी घर में एक अन्यथा ऐसे स्थान पे छिपा दिया जहां पे किसी की निगाह ना जा सके, किसी को पता ना चल सके कि यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाद घर के लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। आखिर में क्या उन लोगों ने समझा पता नहीं कौन ले गया है, या गुम हो गई या खो गई है, क्या है। तो उस व्यक्ति ने वो ज्वेलरी को ऐसे स्थान पे इसलिए छिपाया था कि अगर हम अभी लेके जाते हैं तो मुझे सर्च किया गया तो मैं पकड़ा जा सकता हूं। तो उसने जानबूझ के ऐसे स्थान पे छिपा दिया कि सारे लोग ढूंढेंगे, किसी के पास भी नहीं मिलेगी, कहीं से रिकवर नहीं होगी। उसके बाद जब ये लोग भूल जाएंगे तो उस प्रॉपर्टी को हम ले जाएंगे। तो इसमें कहा गया, इसको मूव किया गया। यद्यपि तुरंत एक उस स्थान से ले जाके अपने घर ना ले जाके कुछ समय के लिए वहीं पे उसको छुपाया गया, तो इसमें कहा गया कि ये मूव किया गया। अब अटैच टू अर्थ जो एक्सप्लेनेशन इस डिफिनीशन के साथ जोड़े गए हैं। अटैच टू अर्थ ये मैंने बता दिया कि अगर कोई वस्तु भूबद्ध है तो वो चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती जब तक कि उसको उस भूमि से पृथक नहीं किया जा सकता। दूसरा जो है एक्सप्लेनेशन, वो कहता है कि मूविंग अफेक्टेड बाय सेम एक्ट, जो मूव किया गया है किसी प्रॉपर्टी को, ठीक है, और उसी कार्य द्वारा उसको पृथक किया गया है और फिर उसको मूव किया गया, हटाया गया, तो वो ये माना जाएगा एक ही कार्य द्वारा पृथककरण और चोरी करना या हटाया जाना कहा जा सकता है। नेक्स्ट है मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल। किसी प्रॉपर्टी को अगर जिससे वो बाधा उसमें रोके हुए है कोई उस प्रॉपर्टी को, और जैसे ही हम उस ऑब्स्टेकल उस बाधा को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो भी ये कहा जाता है कि हमने क्या किया, उसको मूव किया उस प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट है मूव टू एनिमल। अब अगर किसी एनिमल वगैरह की चोरी करनी है तो उसमें कब उस एनिमल को मूव किया हमने चोरी के लिए, ये इसके बारे में बताता है। तो जैसे सपोज करिए मेरी मान लीजिए गाय है, ठीक है, मेरी गाय बाहर खूंटे में बंधी हुई है। अब इन एक्सीडेंट वो गाय खूंटे से छूट गई,
जैसे जनरली होता है, जानवर गांठ छूट जाती है, खूंटे से खुल गई। अब हमारे पड़ोसी कोई हैं, उन्होंने सोचा ऐसा करता हूं, उसको रोटी या कुछ खाने की चीज देने के बहाने ललचा के दूर तक ले गए अपने पीछे पीछे, ऐसे करके रोटी दिखा के या कोई खाने की वस्तु दिखा के कि ये गाय क्या करे, यहां से निकल जाए और दूर कहीं चली जाए, गायब हो जाए इनकी। तो इसको भी हटाना ही कहा जाएगा चोरी के लिए। ठीक है, मूव, किसी एनिमल को मूव करना। नेक्स्ट है कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये मैंने इसी के साथ बता ही दिया कि कंसेंट जो है इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेसली हो सकती है। तो अगर कंसेंट दी गई है तो चोरी नहीं हो सकती, विदाउट कंसेंट होगा तभी चोरी होगी। इसके साथ एक केस देखते हैं, प्यारेलाल वर्सेस स्टेट 1963, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में क्या हुआ था, एक प्यून था ऑफिस का, उसने एक ऑफिस की फाइल को बाहर निकाल के एक व्यक्ति को दिया और कहा कि 2 दिन के लिए, और कहा, उसने कहा कि हम 2 दिन बाद आपको फाइल वापस कर देंगे। जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट उसको कुछ पारितोषिक भी मिला होगा। तो इस केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर टेम्पररीली भी किसी चीज को मूव करते हैं, वो फाइल स्थायी रूप से तो हटाई नहीं गई थी कि हमेशा के लिए उसको दे दी गई है, वो सिर्फ 2 दिन के लिए हटाई गई थी। तो इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, अगर टेम्पररीली किसी चीज को हम मूव करते हैं तो वो भी चोरी माना जाएगा। तो इसमें उस प्यून को, क्योंकि वो फाइल क्या है, उस ऑफिस के कब्जे में थी और उसको वहां पे डिसऑनेस्टली हटाया गया, 2 दिन के लिए हटाया गया, तो भी उसको थेफ्ट में कवर किया गया। तो ये हमारा ऑलमोस्ट थेफ्ट कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा हल्का सा पनिशमेंट के बारे में समझ लेते हैं। 378 में हमारे थेफ्ट को डिफाइन किया गया है, कब किन सर्कमस्टांसेस में थेफ्ट का ऑफेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, 379 में जनरल थेफ्ट के लिए पनिशमेंट के बारे में प्रावधान है, जो कि 3 साल तक का है और फाइन और 3 ईयर प्लस फाइन दोनों भी हो सकते हैं। 380 किसी निवास गृह के बारे में, थेफ्ट के बारे में प्रावधान करता है कि अगर कोई ऐसा स्थान जो हम निवास के रूप में उपयोग में लाते हैं, जैसे निवास के लिए या संपत्ति रखने के लिए किसी भी तरह से, तो अगर ऐसे स्थान में चोरी की जाती है तो उसके लिए पनिशमेंट एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके लिए 7 साल तक का पनिशमेंट हो सकता है और इसके साथ ही फाइन भी दिया जाएगा। 380 बताता है कि अगर किसी क्लर्क के द्वारा या सर्वेंट के द्वारा, मान लीजिए कोई आपका एम्प्लॉई है उसके द्वारा, या आपके यहाँ कोई सर्वेंट है उसके द्वारा अगर आपकी प्रॉपर्टी को चोरी किया जाता है तो पनिशमेंट और एनहांस होता है। चूंकि क्या, किस लिए, ये माना जाता है कि ये संबंध विश्वास पे आधारित है, तो विश्वास नहीं तोड़ा जाना चाहिए। तो इसमें भी 7 ईयर प्लस फाइन का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। 382 बताया गया है कि अगर थेफ्ट किसी व्यक्ति को डेथ के खतरे में डाल के, ठीक है, उसको परिरोध करने, अवरोध करने के खतरे में डाल के अगर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पनिशमेंट होगा वो और एनहांस होगा और वो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होगा। जो सजा होगी वो कठिन कारावास की होगी, जो कि 10 साल तक की हो सकती है और साथ में फाइन होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को उपपत्ति के भय में डाल के, उसको मृत्यु के भय में डाल के, या उसको और सदोष अवरोध के भय में डाल के चोरी की जाती है, तो ऐसी स्थिति में रिगोरस इम्प्रिजनमेंट का कारावास दिया जाएगा, जो कि 10 साल तक का हो सकता है और साथ में फाइन भी होगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है थेफ्ट का टॉपिक। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।